हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास थोड़ा सा लंबा मैं करूँगी क्योंकि आज 2-3 दिन से मैं मॉडर्न का क्लास नहीं डाल पाई थी, तो इसको जल्द से जल्द मैं ख़त्म कर दूँगी ताकि दूसरा सब्जेक्ट मैं कंप्लीट कर पाऊँ एग्ज़ाम से पहले। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज 4-5 टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे हार्डिंग बम कांड हो गया, प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध जो होगा, होम रूल लिंग, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। उसके बाद लखनऊ समझौता, यहाँ तक तो कम से कम कंप्लीट करेंगे। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे आप जाकर ज्वाइन ज़रूर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक कमेंट लास्ट में करिएगा आपको कैसा ये क्लास लगा। और जो भी आज पहली बार इस क्लास में आए हैं या पहले भी आ रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि 9 बजे रात में ग्रुप डिस्कशन मैंने रखा है, अभी अपकमिंग लगा हुआ है लाइव में। तो 9 बजे टाइम से जुड़े। आज चैप्टर 1 का मैं करवाऊँगी, मॉडर्न का 1885 से लेके 1925 तक का अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसे आप रिवाइज करके आए। मे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगले क्लास में अगला टॉपिक हम लोग रखेंगे, उतना तक ही रिवीजन करके आना है। दिन भर आप पढ़िए उसको और शाम में उसका टेस्ट दीजिए कि आप कितना याद रख पाएँ। बस इस टाइप से थोड़ा थोड़ा हम लोग कवर करेंगे इसे। अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। तो चलिए हार्डिंग बम कांड हम लोग शुरू करते हैं। ये हार्डिंग बम कांड देखिए, ये मैंने बाद में लिखा था, 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। ये हार्डिंग बम कांड में क्या हुआ था, इसमें ना राजधानी स्थानांतरण हो गया था। पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित होता है, उसका घोषणा यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देखिए थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ आपको। इसका घोषणा 1911 में हुआ था और लागू 1912 में हुआ था। मैंने पहले भी बताया था कि घोषणा 1 साल पहले हो जाता था, क्योंकि 1930 से पहले अधिवेशन ना दिसंबर माह में होता था, उसके बाद जनवरी में होना स्टार्ट हुआ था। तो 1930 तक घोषणा जो होगा 1 साल पहले होगा और लागू 1912 में, मतलब 1 साल के बाद होगा। तो उसी टाइम में हार्डिंग बम कांड एक घटना घटा था, जो कि 23 दिसंबर 1912 को हुआ था। तो राजधानी का स्थानांतरण कहाँ से हो रहा था, दिल्ली से चांदनी चौक तक। स्थान ये था जहाँ हार्डिंग बम का घटना घटा था, ये था। और स्थानांतरित जो हो रहा था स्थान, इसमें क्या था, कलकत्ता से दिल्ली। राजधानी स्थानांतरित कहाँ से कहाँ तक हो रहा था, कलकत्ता से दिल्ली हो रहा था। इसमें ना क्या हुआ था, जब ये हार्डिंग बम कांड हुआ था 23 दिसंबर 1912 को, इसमें से 13 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया था जो कि भारतीय थे। तो उसमें से एक ना क्या किया, जैसे बाल मुकुंद, अमीर चंद्र, दीनानाथ, अवध बिहारी, बसंत विश्वास, बहुत सारे लोग थे। सबका 13 का नाम मैं नहीं लिख सकती हूँ यहाँ पे, वो पूछता भी नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन बस इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका डेट और दूसरा कि इसमें जो हार्डिंग बम कांड हुआ था उसमें सरकारी गवाह कौन बन गए थे, मतलब किसने कहा था कि हाँ हम ही लोग मिलके ये हार्डिंग बम कांड को प्लान किए थे और इसको लास्ट तक पहुंचाए थे। तो इसमें से दीनानाथ एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि अच्छा नहीं था, इन्होंने जो भी किया गलत किया। उनको गवाही नहीं देना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ कि हम लोग नहीं ऐसा किया है। तो इन्होंने सरकारी गवाह के तौर पर काम किया था, इसलिए ये प्रमुख यहाँ पे बन जाते हैं। अब देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ मुझे लिखाया नहीं गया था, बस मोटा मोटा आप लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड वाला में मैं पढ़ाऊँगी, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, बहुत अच्छे से उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैं भी मोटा मोटा आप यहाँ से देख लें, इतना तो मैंने बहुत चीज़ ऐड किया है इसमें, बहुत चीज़ तो था भी नहीं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में लिखाया गया था मुझे कि कौन सब मित्र राष्ट्र हैं, कौन से धुरी राष्ट्र हैं। तो मित्र राष्ट्र में आएंगे ब्रिटेन, उसके बाद रूस, इटली, फ्रांस, जापान और अमेरिका। ये सारे कौन आएंगे, मित्र राष्ट्र में आएंगे। वहीं पर धुरी राष्ट्र में आएंगे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। राइटिंग बिल्कुल गंदा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये शेयर करना, लेकिन बहुत प्यार और सपोर्ट आपका मिल रहा है इसलिए मैं कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा मैनेज करें, हर विषय को लिखना मुश्किल हो रहा है मुझे अभी। इसमें से देखिए, मैंने पहले ही ऐसे लिखा था, मैं ऐसे ही याद करती थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था, तो 28 जुलाई 1914 को हुआ था और 1918 को ये समाप्त हो गया था। जून में जून महीने में आपको भी पता है कि 28 जून को ना आर्कड्यूस की हत्या कर दी जाती है। 28 जून को होता है, उसके एक महीने बाद 28 जुलाई को ही ये क्रांति भड़क जाती है, जो कि वर्साई की संधि से
28 जून को ही फिर ये 1919 में समाप्त होगी, क्योंकि 1918 तक ये क्रांति चलती है। इसमें हाथ किसका था? ये जो आर्डव्यूज की हत्या हुई थी उसमें काला हाथ, काला लोगों का हाथ था, ऐसे भी कहा जाता है। तो इस टाइप से बहुत चीज़ प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ना पड़ता है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगी आपको, 1914 में 2 अहम चीज़ हुआ था, जो कि आंदोलन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये सब कहीं नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह मिलेगा। कि खोंड विद्रोह भी 1914 में हुआ था, जो कि उड़ीसा में हुआ था। और 1914 में ही ताना भगत आंदोलन भी हुआ था, जो कि जगह मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, ताना भगत आंदोलन भी 1914 में हुआ था और खोंड विद्रोह भी 1914 में उड़ीसा में हुआ था। इस दोनों को भी आप यहाँ पे लिख पाएंगे तो लिख लें। मैं बहुत जगह लिखती थी तो मुझे वो याद था, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो कुल 37 देशों ने भाग लिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 61। मुझे ये याद नहीं रहता था, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था। अब देखिए, यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखाया गया है मुझे, कि खलीफा कौन होता था? तो इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु होते थे खलीफा के सर्वोच्च पद को समाप्त किसने किया था? तो कमाल पाशा ने 1923 से 24 ईस्वी में किया था। उसके बाद कांग्रेस क्या करेगा? उस समय 1914 में स्वशासन की मांग कर रहे थे कांग्रेस, और मुस्लिम लीग कर रहे थे तुर्की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। मतलब मुस्लिम लीग क्या बोल रहे थे कि तुर्की का समर्थन वो कर रहे थे, बोले कि तुर्की के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और ये समाप्त कब हुआ था? 11 नवंबर 1918 को। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918। ये लिखाया नहीं गया था, मैं जान के लिखी थी ताकि मुझे रिवीजन होते रहे। ज़्यादा चीज़ आपको पढ़ना है तो आप एक बार मेरा वर्ल्ड वाला ज़रूर मैं लाऊंगी। अभी तो 2-4 दिन चलेगा। अभी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद ही प्रथम विश्व युद्ध चलेगा। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत चीज़ इसमें प्रथम विश्व युद्ध से पूछा भी जाता है हर एग्ज़ाम में। अगला पॉइंट होगा कि होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। अब आयरिश शब्द से बना है होम रूल। मतलब होम रूल किस शब्द से बना है? तो आयरिश शब्द से बना है। होम रूल का अर्थ है स्वशासन। अब स्वशासन किसे कहते हैं? जैसे खुद से शासन करना, उसे ही स्वशासन कहते हैं। आजकल सबको यही करना चाहता है अपने घर में स्वशासन। मम्मी अलग शासन करना चाहती, पापा अलग करना चाहती, भाई अलग करना चाहता, बहन बेचारी पिसती है बीच में। तो आयरिश शब्द से ये होम रूल शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है स्वशासन, यानी खुद से शासन करना। इसका प्रतिपादन किसने किया था? रेडमैन ने किया था, जो कि आयरलैंड के निवासी थे। रेडमैन कहाँ के निवासी थे? तो आयरलैंड के निवासी थे। इस चैप्टर को ही आप PBI लगा लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा गया है, तो आप इसको स्किप मत करिएगा। अब देखिए, भारत में होम रूल की शुरुआत किसने की थी? मतलब भारत में कोई तो व्यक्ति ऐसा होगा जो कि होम रूल की शुरुआत करेगा। देखिए, थोड़ा सा आवाज़ वर्ड्स का आ रहा होगा, मुझे पता है आप इरिटेट हो रहेंगे, लेकिन मेरा आज कैमरा टूट गया है। बस आप लोग के सपोर्ट के कारण इतना मैं कर पा रही हूँ कि मैं वीडियो एडिट कर पा रही हूँ, बना पा रही हूँ। और मुझे लगता है अभी 4-5 दिन ऐसे ही करना पड़ेगा, जब तक मेरा कैमरा स्टैंड दूसरा आ नहीं जाए। अब छोटा बच्चा है घर में, कैसे मैंने ही रखा है, उसकी गलती नहीं, मेरी गलती थी, वो टूट गया है। अब इतना भी हम लोग नहीं है कि तुरंत जाके वो ख़रीद पाएंगे। अभी अर्निंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है यूट्यूब से, तो थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिए। थोड़ा सा आप हेडफोन लगा लीजिए, मैं भी आपको सुनाई ज़रूर देगा मेरा आवाज़। तो भारत में होम रूल की शुरुआत कौन करेंगे? कोई व्यक्ति तो ज़रूर करेंगे। तो इसमें से 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एनी बेसेंट और तिलक जी का। ये और है, आप मैं थोड़ा अपने तरीके से लिखती थी, आपको शेयर नहीं करना था मुझे ये नोट, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। पहले मैंने अपने के लिए पढ़ा था तो मैं ऐसे ही लिखती थी। तो एनी बेसेंट और तिलक करेंगे। अब देखिए, तिलक की उपाधि क्या थी? लोकमान्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो तिलक ने की थी। कहीं मुझे मिला था तो मैंने लिखा था। इसका उद्देश्य क्या था? मतलब होम रूल का जो शुरुआत हुआ भारत में, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका एक ही उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन, अंग्रेज़ों के प्रति जो शासन अंग्रेज़ कर रहे थे ना भारत पे, उसी के अधीन स्वशासन, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की मांग। यानी ब्रिटिश जो इतना शोषण कर रहे थे, हमारे देश को लूट रहे थे, शोषण कर रहे थे, मतलब हमारे ही देश में रह के वो हमें बहुत टॉर्चर कर रहे थे, उसी को हटाना। एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि उसके प्रति शासन, स्वशासन, मतलब आप ना शासन करें, हम लोग खुद से शासन अपने देश पे करेंगे, यही मांग था होम रूल का, जो कि 1916 में उठा था।
देखिए ये मांग बहुत पहले से उठा जा रहा है, लेकिन 1947 में जाके लास्ट में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन उससे पहले भारत ने हर दुर्दशा को झेला है। तो उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश शासन के अधीन शासन की मांग करना। ब्रिटिश मतलब अंग्रेज़। पहली बार जो पढ़ रहे होंगे थोड़ा सा उनको कभी कभी दिक्कत हो जाता है, सबका दिमाग सब तरह से होता है स्टार्टिंग में। तो उसके बाद देखें तिलक का होम रूल। तिलक का होम रूल और एनी बेसेंट, ये दोनों ने भारत में शुरू किया ना था ना, तो एक एक पॉइंट करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर में से आया गया क्वेश्चन है, मैं बताऊँगी आपको। तो तिलक का होम रूल जो होगा उसकी शुरुआत तिलक ही करेंगे, जो कि 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को करेंगे। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को की थी। और तिलक ने होम रूल आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बेलग्राम कर्नाटक से की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तिलक ने होम रूल का मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो उसका मुख्यालय बनाया था उन्होंने पूना को। और उसके अध्यक्ष, तिलक के होम रूल का अध्यक्ष कौन थे? तो जेसप विविस्ता थे। और सचिव कौन थे? तो NC केलकर थे। अब देखिए इतना शॉर्ट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इसको लॉन्ग मुझे पढ़ाया गया था, मुझे लगता है 2-2 घंटे का क्लास होता था, उसे मैं 10 मिनट में अगर दे पा रही हूँ ना, तो सोचे वो 1 घंटे का क्लास है। अगर 20 मिनट दे रही हूँ तो 2 घंटे का क्लास है। तो आप लोग पढ़ें, बस ध्यान लगा के पढ़ें। कमेंट और लाइक ज़रूर करें, थोड़ा शेयर भी करें। अब देखें तिलक का जो होम रूल था उसका प्रचार प्रसार किस पत्रिका के द्वारा किया गया था? तो केसरी और मराठी। केसरी जो था, अब ये बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि केसरी पत्रिका का जो लैंग्वेज था वो किस भाषा में था? तो मराठी भाषा में था, मराठा नहीं, मराठी भाषा में था। और मराठी जो पत्रिका थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। अल्टरनेट है ये, इसे आप याद रखिएगा। यही तो पूछता है कि केसरी जो छपा था वो किस भाषा में था, तो आपको भी लगेगा कि वो अंग्रेजी में भी हो सकता है, और मराठी दे देगा तो आपको लगेगा मराठी में हो सकता है, लेकिन नहीं, केसरी जो था मराठी भाषा में था और मराठी जो था वो अंग्रेजी भाषा में छपा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखें इसको 3 स्टार लगाएं, मेरे भी लिखा है तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, BPI भी लिखा हुआ है कि ये जो तिलक का जो क्षेत्र था जो होम रूल के लिए, वो कौन सा क्षेत्र उन्होंने अपनाया था? तो तिलक ने होम रूल की शुरुआत जो की थी भारत में, वो महाराष्ट्र का क्षेत्र था, बम्बई को छोड़ के। मतलब बम्बई का क्षेत्र किसका था? एनी बेसेंट का था, और तिलक का था महाराष्ट्र। उसके बाद बराड़, उसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रांत। ये सारे क्षेत्र किसके थे? तिलक के होम रूल आंदोलन के क्षेत्र थे, जिसे आप BPI लगा के याद रखिए। ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप मत करिएगा, मे भी सब कुछ इंपॉर्टेंट है मॉडर्न का। अब देखिए एनी बेसेंट का होम रूल। एनी बेसेंट का होम रूल की शुरुआत, मतलब टाइमिंग क्या था? तो 3 सितंबर 1916। 16 में ही दोनों है, डेट बस आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि डेट ही आपसे पूछेगा। उनका था तिलक का 28 अप्रैल और इनका था 3 सितंबर। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? एनी बेसेंट का जन्म ब्रिटेन में हुआ था, बाद में मैंने लिखा है। एनी बेसेंट के होम रूल का मुख्यालय कहाँ था? तो अड्यार में था, जो कि अड्यार कहाँ है? मद्रास में है अभी भी। इसके अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट खुद थी स्वयं, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और एनी बेसेंट के होम रूल का सचिव कौन थे? सचित नहीं होगा यहाँ, सचिव होगा। सचिव थे अरुणडेल। अब अरुणडेल समिति के अनुशंसा पे ही बंगाल का विभाजन भी हुआ था। अब देखिए आयरिश मूल की थी कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कौन मूल की थी? तो आयरिश मूल की थी। बाद में मैंने कहीं प्रीवियस ईयर लगाया था ना क्वेश्चन, उसमें से मिला था तो मैंने यहाँ लिखा है। अब इसको टूर नहीं, आप 3 स्टार लगा ले कि एनी बेसेंट का प्रचार करने का तरीका क्या था होम रूल आंदोलन का? तो उन्होंने 2 माध्यम से किया था, एक कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये भी पूछेगा कि मराठी किसकी पत्रिका है? तिलक की। केसरी किसकी पत्रिका है? तो तिलक की। केसरी किस भाषा में छपा था? तो मराठी। और मराठी किस भाषा में था? तो अंग्रेज़ी। उनको आप ऐसे याद रखें। और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की, जो कि होम रूल के दौरान उन्होंने इसमें प्रचार प्रसार किया था। और न्यू इंडिया किसकी पत्रिका है? तो एनी बेसेंट की है, इसमें भी होम रूल का ही प्रचार प्रसार किया गया था। अब इनका क्षेत्र देखें, इनका क्षेत्र संपूर्ण भारत हो जाएगा। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत इन्होंने की थी संपूर्ण भारत में की थी, बस तिलक के क्षेत्र को छोड़कर। अब तिलक का क्षेत्र कौन सा था? महाराष्ट्र, बॉम्बे इनका था, एनी बेसेंट का महाराष्ट्र था, बराड़ था, कर्नाटक और मध्य प्रांत था। तो आप याद रखिएगा इसको।
अभी एनिवेशन भारत कभी आई थी, 1893 में आई थी। 1899 में हिंदू सेंट्रल कॉलेज की स्थापना ये करेगी बनारस में। कौन? एनिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। BHU एक्ट कब आया था? तो 1915 में आया था। किसने लाया था? तो मदन मोहन मालवीय ने लाया था, नाम बदल कर लाया था। और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 3 स्टार लगाया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 फरवरी 1916 को ये हुआ था BHU का उद्घाटन, और पहला सामूहिक भाषण इसी में दिया गया था। इसके एक्ट आया था 1915 में, लेकिन उद्घाटन हुआ था 4 फरवरी 1916 को BHU का उद्घाटन हुआ था। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट ना परिभाषा है, उसको आप देख लें। अभी क्लास थोड़ा सा और लंबा मैं आज करूँगी, क्योंकि बहुत छोटा क्लास हो रहा है आजकल, तो मैं कर दूँगी तो एक दो दिन नहीं भी क्लास डालूँगी तो आप रिवीजन इसको करते रहेंगे। और रिवीजन आप ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि बस नोट्स बनाते रह जाए। नोट्स बनाते बनाते आप ना रह जाए, याद करें। और आप ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़ें, मुझे उससे पता चलेगा आप कितना पढ़ रहे हैं। मे भी 5-6 लोग भी मुझसे अच्छे वाले जुड़ जाएंगे ना, और ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे और मेरे नोट्स से वो पढ़ रहे होंगे, तो मुझे बहुत आनंद आएगा, मुझे बहुत पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि वो रियल में स्टूडेंट अच्छे होंगे और उनका सिलेक्शन तैयारी 4 में होगा। मैं ऐसे 5 ही स्टूडेंट से जुड़ना चाहती हूँ जो मेहनती हो, तो आप लोग ज़रूर मेहनत करें, दिन भर उसको रटें। मैं और मेरी सिस्टर जब पढ़ते थे ना, तो हम दोनों भी ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन करते थे। दिन भर हम लोग पढ़ते थे, कोई टॉपिक लिया और उसके बाद दोनों रात में बैठते थे। मैं उससे पूछती थी, पहले मेरा होता था फिर उसका होता था, इस टाइप से हम लोग पूछते थे। ऐसे ज़्यादा याद होता है, तो ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर जुड़े आप लोग। पहला परिभाषा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कथन वाला परिभाषा वाला आप याद रखें, ये कथन किसका था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत फेमस है, आपको याद होगा। और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये तिलक का था। मेन इम्पोर्टेंट है, कब दिया था? 1916 में ही दिया था, होम रूल लीग आंदोलन के दौरान ही उन्होंने दिया था। अगला है कि ये आपको नहीं पता होगा मे बी, कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, वक्त का तकाजा है कि उसका वाजिब हक उसे दे दे, अन्यथा वह लड़कर लेना भी उसे जानता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कथन है और ये तिलक का था, जबकि 1916 में ही उन्होंने ये कथन दिया था, मतलब नारा दिया था, बोले थे। उनका ये वाक्य था कि भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है, मतलब उसकी आंखें अब खुल चुकी हैं। एक तरह से ये कहने का मतलब था कि वो अब समझ चुका है कि उसे आज़ादी चाहिए अब। तो वक्त का तकाजा है, यानी समय बोल रहा है कि उसका वाजिब हक जो उसे है, उसका है, भारत उसका है, तो वो उसे दे दो, अन्यथा वो लड़कर, मतलब लड़ाई झगड़ा कर कर भी वो उसे लेना जानता है। 1916 में किसने कहा था? तिलक ने कहा था। अब देखिए होम रूल का प्रदर्शन, इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट कर ले। भारत के बाहर भी होम रूल का प्रदर्शन बहुत हुआ है, उसको आप याद रखें। ये पूछता है हर प्रीवियस ईयर में आपको देखने के लिए। BPSC का ये फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो आप इसे ज़रूर स्किप ना करें आप इसे। तो अमेरिका में होम रूल का प्रदर्शन 1915 में हुआ था, और उसका प्रदर्शन करने में अहम भूमिका किसने निभाई थी? तो लाला लाजपत राय ने निभाई थी। लंदन में जो होम रूल आंदोलन का प्रदर्शन हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, D. ग्राहम पोल ने किया था। और लंदन में ये हो गया। बिहार में होम रूल की शुरुआत, इसे आप BBI लगाए रखें, पहले भी लगा हुआ है ये, और स्टार भी लगा हुआ है, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है, तो मे बी बिहार से रिलेटेड ये बिहार का भी पोर्शन हो जाता है, तो उसको भी आप यहाँ पे मतलब ऐड कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ से कन्वर्ट करके 2 बार 3 बार पढ़ के उसको याद रख सकते हैं। तो बिहार में होम रूल की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 1916। मैं कैसे याद रखी थी मैं आपको बताती हूँ। 16 दोनों में है, दिसंबर का माह लास्ट में, तो बस ऐसे ही मैंने याद रखा था कि लास्ट महीने में हुआ था 16 तारीख को 1916 में। 16 को मेरे बेटे का बर्थडे भी है, वैसे भी मैंने कनेक्ट किया था। डेट को आप कनेक्ट करें, किसी के बर्थडे, मैरिज डे, इस टाइप से आप कनेक्ट करके आसपास रखेंगे ना डेट को, तो मैं भी, मुझे लगता है जैसे बहुत लोग बोलते हैं दीदी मैं रात में पढ़ता हूँ, हिस्ट्री का दिन में भूल जाता हूँ। तो हमारे गांव में देहाती भाषा में, मेरे चैनल का नाम भी है, बोलता था रात पढ़ा दिन सफ़ा, मतलब रात में पढ़ा और दिन में वो गायब हो गया। तो हिस्ट्री ये होता है, सबके साथ होता है। जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है उसका ज़्यादा अच्छा हो पाता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता बस याद करके उसको छोड़ देता है, उसका वैसा ही रह जाता है। तो आप प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस हो सके भरपूर करें। आप देखिए बिहार में जो होम रूल की शुरुआत हुई थी 16 दिसंबर 1916 को, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजहर उल हक थे।
और लंदन में 1905 में भी एक होम रूल बना था। ऐसे 1912 में मैंने ऊपर लिखा है, ये मुझे मिला था, मुझे लग रहा है ये एससीईआरटी का लाइन था, तो मैंने इसमें लिखा था। तो लंदन में जो होम रूल की शुरुआत हुई, ये सारा मैंने बाद में लिखा है, ये बाद वाला सारा चीज़, और सारा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखें। VVI जिसमें है वो एनसीईआरटी का लाइन होगा, और ये एससीईआरटी का है कि लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी शाखा रखी थी, होम रूल की शाखा लंदन में 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। अगला हम लोग पढ़ेंगे लखनऊ समझौता, जो कि 1916 में ही हुआ है। और देखिए, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1917 में आया था, या पटना विश्वविद्यालय जो अधिनियम पारित हुआ था 1916 में हुआ था, लेकिन लागू 1917 में हुआ था। मैंने शायद पढ़ाया है पिछले क्लास में, क्लास 1 या 2 में होगा, कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1916 में था। अगर यहाँ पे पारित होगा, पारित तो वो 16 में होगा, और लागू अगर होगा तो 1917 में होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, वही चीज़ यहाँ पे मैंने अपनी भाषा में लिखा है। अब लखनऊ समझौता 1916 का हम लोग पढ़ेंगे। मैं इसलिए इसको कनेक्ट की थी इससे क्योंकि 1916-17 पास था ना अधिवेशन, तो इसलिए लखनऊ समझौता हम लोग अभी पढ़ेंगे। ऐसे पहले भी मैंने पढ़ाया। ये स्थान था लखनऊ। लखनऊ समझौता जो हुआ था उसका स्थान क्या था? लखनऊ। अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। पहले भी पढ़ाया, कल के मैराथन वो ग्रुप डिस्कशन में भी मैं इसको ले रही थी। और इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ था। पहला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता हुआ था, जिसमें कि कांग्रेस की तरफ से कौन थे? तिलक। और मुस्लिम लीग मुझे लिखा गया, लीग होगा यहाँ पे, तो मुस्लिम लीग की तरफ से कौन थे? तो जिन्ना थे। कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन की मांग स्वीकार किया था। कांग्रेस ने कि मुझे पृथक निर्वाचन दे, और उसका मांग को उसने स्वीकार भी किया था। इसका विरोध किया था मदन मोहन मालवीय ने। तो मदन मोहन मालवीय यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था कि मदन मोहन मालवीय 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, एक बार 1909 में, एक बार 1918 में, और दिल्ली अधिवेशन था 18 वाला। तो इस टाइप से आप कनेक्ट करके पढ़ें तो आपको, देखें मुझे अभी भी याद है, तो इस टाइप से आप याद रख पाएंगे इसको। उसके बाद है अगला पॉइंट कि नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था, जिसमें कि नरम दल गरम दल में किसने समझौता करवाया था? आपको पता होगा कि नरम दल में कौन आते? गरम दल। बस आप गरम दल को याद रखें, लाल बाल पाल और अरविंदो घोष। कल के डिस्कशन में ये सब बहुत अच्छे से हुआ था, आज भी होगा, तो आप ज़रूर जुड़े इसमें। तो नरम दल को आप छोड़ भी देंगे तो गरम दल, अगर आप 4 का नाम 3 ही सब कल बता रहे थे, लेकिन अरविंदो घोष को भी आप याद रखें, वो भी गरम दल में ही आते थे। तो इन दोनों के बीच में समझौता किसने करवाया था? तो एनी बेसेंट और तिलक ने करवाया था। उसके बाद का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 स्टार लगाएं इसको, कि राजकुमार शुक्ल पहले किसान बने जिसमें कांग्रेस के मंच से संबोधन किया। बिल्कुल, राजकुमार शुक्ल जो थे ना, वो पहले किसान ऐसे थे जो कि ये कांग्रेस के मंच पर आए थे 1916 के अधिवेशन में, जो कि अंबिका चरण मजूमदार थी उस समय। और वो किस लिए आए थे? गांधी जी को आमंत्रण करने आए थे कि आप चंपारण आए, और किसानों की दयनीय स्थिति जो है, उनकी दशा जो है, इतना खराब स्थिति है, उस पर आप कुछ बोले, उनकी स्थिति को आप सुधारें। तो ये उसी टाइम आए थे 1916 में, लेकिन वो गांधी जी 1917 में गए थे चंपारण। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से डिटेल में। अगला आप 3 स्टार लगा लें, पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। देखिए वही चीज़ मैंने ऊपर में बताया था आपको, मुझे याद नहीं था इसलिए मैंने लिखा कि नीचे भी है ये। तो पारित हुआ था 1916 में, और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी लागू ये अधिवेशन हुआ था, अधिनियम 1917 में, या स्थापना बोलेगा तो भी 1917 हम लोग लगाएंगे। तो आज का क्लास मुझे लगता है आप सबको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, पारित और स्थापना में या लागू होने में, अधिवेशन में। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। आप इसको ना थोड़ा सा क्लियर माइंड करें कि पारित जब भी होगा तो 1 साल पहले, मैंने बोला 1930 से पहले जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर माह में होता था, उसके बाद जनवरी में होने लगा था। तो कोई अधिवेशन जो होता था 1 साल पहले पारित हो जाता था, उसके बाद वो लागू अगले साल होता था जनवरी में, अगले साल जनवरी फरवरी जब भी होता होगा। लेकिन हाँ, वो पारित जो होता था दिसंबर माह में अधिवेशन होने की वजह से वो दिसंबर में ही होता था, तो 1 साल वो पीछे चला जाता था। मुझे भी कन्फ्यूज़न इसमें बहुत होता था, फिर मैंने बहुत अलग अलग किताब में देखा, पढ़ा, फिर समझा, तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को
फोर्स करती हूँ आपको समझने के लिए कि इसको में कन्फ्यूज़न ना करें आप। तो आज का क्लास मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मे बी आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगा, जैसे सीटेट का आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर जैसे उसका सिलेबस चाहिए, कुछ भी इस टाइप का, तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ। इसका मैं PDF भी वहाँ पे डालूँगी। थोड़ा सा क्लास 10 क्लास 12 क्लास होने दें, फिर एक एक करके मैं PDF डाल दूँगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और 9 बजे ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर शामिल हो। आज का ग्रुप डिस्कशन जो होगा, मे बी ये वीडियो लेट तक अगर अपलोड हुआ, क्योंकि अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो भी आप कल से जुड़े। आज का टॉपिक मैं बता देती हूँ, मे बी 9 बजे से पहले अगर हो जाएगा तो एक झलक आप लोग देख के आइएगा। 1885 के अधिवेशन से कांग्रेस का अधिवेशन मॉडर्न का, और 1885 से 1925 तक का अधिवेशन आप देख कर आएँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगता होगा। एक कमेंट जरूर करें कैसा लगता होगा। थैंक यू सो मच। अगले क्लास में जल्दी मैं आप सबके सामने आऊँगी। थैंक यू सो मच।